हेलो बच्चों, आई एम स्मृति अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू डे 1 ऑफ आंसर राइटिंग सिंप्लीफाइड बाय स्मृति। आज हम लोग देखेंगे कि आंसर राइटिंग का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी आंसर लिखना नहीं आता है, आप लोगों ने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है, इसलिए हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ओवरऑल एक आंसर में प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद आज के सेशन में हमारा मेन फोकस होगा ऑन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। जिन लोगों को लगता है कि अरे मैं पहले आंसर्स लिखा हूँ या लिखी हूँ, मुझे अच्छे से आता है कैसे लिखते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको ये बताऊंगी कि इंट्रो और कंक्लूजन में हम क्या क्या वैरायटीज़ क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं अलग अलग, राइट। किसी एक में डेफिनेशन लिख दिया, किसी एक में कुछ और, तो वो सारा मैं बताऊंगी। प्लस आई ऑल्सो टेल यू कि जो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन होता है वो डिफरेंट मार्क्स के हिसाब से हम कितने कितने लाइन्स के लिख सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आई ऑल्सो गिव यू नोट्स जो कि एक तरह से रेडीमेड कंक्लूजन होगा। देखो क्या होता है, एग्जाम हॉल में टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है ना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और हमारा इंट्रोडक्शन और बॉडी लिखने में इतना टाइम चला जाता है कि कंक्लूजन के लिए तो टाइम ही नहीं बचता है। तो ऐसे केसेस में अगर हमारे पास बना बनाया कंक्लूजन हो तो बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो मैं कुछ ऐसा रेडीमेड टेम्पलेट्स दूंगी और आपको समझाऊंगी कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ओके देन लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ये समझो कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो, हमेशा एक आंसर को 3 पार्ट्स में लिखते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें समझो कि वो इंट्रोडक्शन में हम ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो विथ टाइम मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता रही हूँ कि ये 5-6 चीज़ें हैं जो आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन, आप अपने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन हमेशा लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि व्हाट इज हीट वेव्स और उसका जो कॉजेज है वो आप डिस्कस करो, सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे केसेस में आप हीट वेव का डेफिनेशन क्वेश्चन में आंसर में एज एन इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में करंट एग्जाम्पल्स या फिर करंट इवेंट भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ, पूछ रहा है कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसका क्या सिग्निफिकेंस यानी कि इसका क्या महत्व है इन ब्रिंगिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या रोल है या क्या सिग्निफिकेंस है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप इंट्रोडक्शन में उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ अभी रिसेंट का राघव चड्डा वाला केस, यू गेटिंग इट। और ये जो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स बता रही हूँ आप इसका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये एंटी डिफेक्शन वाला में आप पहले एंटी डिफेक्शन लॉ को डिफाइन कर दो, उसके बाद फिर आप उसका एग्जाम्पल उसमें ऐड कर दो। एग्जाम्पल रिसेंट राघव चड्डा केस या रिसेंट आप एमपीज वाला केस, यू गेटिंग इट। इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन में डेटा या रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज के वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि उसका ऑकरेंस जो है वो बहुत बढ़ चुका है, आजकल ज़्यादा हो रहे हैं वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्यों, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ऐसे केसेस में, और क्वेश्चन में होगा ये लिखा होगा स्टेटमेंट और लिखा होगा कमेंट करो इस चीज़ पे। तो ऐसे केसेस पे आप कोई आईपीसीसी का रिपोर्ट या कोई डेटा लिख सकते हो जिसमें आप ये दिखाओगे कि हाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से देखो अभी रिसेंटली जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, यू गेटिंग इट। उसके बाद स्पेशली जब हिस्ट्री वाला क्वेश्चन होगा तो आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में आप उस चीज़ का कॉजेज या टाइमलाइन इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसका क्या रोल रहा है इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसको एनालाइज करो या ऐसा कुछ होगा। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मैंने आपको बोला ना आप हिस्ट्री क्वेश्चन में टाइमलाइन या कॉजेस लिख सकते हो, तो आप इसके इंट्रोडक्शन में रिवोल्ट ऑफ 1857 का टाइमलाइन लिख सकते हो कि जो रिवोल्ट था ऑफ 1857 वो हुआ था मार्च 1857 में अंडर द लीडरशिप ऑफ मंगल पांडे, राइट। इस टाइप का आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूजुअली हम इंट्रोडक्शन में आर्टिकल्स, एक्ट्स या फिर पार्ट्स ये सब मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है ऑन यूसीसी कि हमें यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लीगलाइज करना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन और ये वाला इन दोनों का कॉम्बो यूज़ कर सकते हो कि जो यूसीसी है वो अंडर आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंशनड है, जिसका मतलब फिर उसका डेफिनेशन लिख दो, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि पता तो चल गया कि इंट्रो में क्या क्या वैरायटी ऑफ चीज़ें लिख सकते हैं। अभी क्या हुआ, जब आपको ये सब वेरिएशंस पता चल गया ना तो हर इंट्रो में लेके डेफिनेशन खाली नहीं लिखोगे, किसी में डेटा लिख दिया, किसी में डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कितना लिखना है। तो देखो जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं उसमें कोशिश क्या करो कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, जैसे सपोज ये पेज है तो इंट्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन का हो, राइट। और अगर 15 मार्कर के क्वेश्चन है तो 4-5 लाइन का। अब ये मैंने आपको एक एस्टिमेट बताया, यूपीएससी के हिसाब से 10 और 15 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं।
अब आपके बीपीएससी में 8 मार्कर के होते हैं, 38 मार्क्स के होते हैं, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंज कर लो। जैसे जो 8 मार्कर वाले हैं उसमें आप 2 से 3 लाइन लिखना, यू गेटिंग इट। उसके बाद यूपीपीसीएस का अलग होता है, उनका 8 और 12 मार्क्स का होता है, तो आप अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंज कर लेना। समझ में आया? बट मेन ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए, ताकि आप ऐसे लिखते लिखते बहुत ज़्यादा ना लिख दो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझो कि जब भी हम इंट्रो लिखते हैं ना, हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि हमारा इंट्रो इस टाइप का हो कि हम क्वेश्चन क्या है वो तक गेस कर पाएँ। समझ रहे हो? तो जो मैंने आपको बताया कि आप इंट्रो में डेफिनेशन, करेंट एग्जाम्पल से लिख सकते हो, मैं आपको क्या करूँगी, जब मैं आपको टास्क दूंगी और आप जब वो इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट मुझे भेजोगे ना खुद लिखकर, तो मैं आपको बताऊंगी कि उन सब बेसिक चीज़ों में बस 1 से 2 लाइन एक्स्ट्रा और ऐड करोगे आप, 1 लाइन मैक्सिमम मुझे लगता है, 1 लाइन में ही आप वो इंट्रो इस तरीके से बना दोगे कि क्वेश्चन क्या है वो भी पता चल जाएगा। जैसे डेफिनेशन लिखा या एग्जाम्पल लिखा या कुछ भी लिखा, उसके साथ में बस 1 लाइन और, जिससे कि क्या क्वेश्चन है वो तक कोई गेस कर पाएगा, राइट। और उससे क्या होगा, इंट्रो और जो मेन बॉडी है उससे कनेक्टिविटी भी मेंटेन होगा, ठीक है। दैट आई टेल यू जब मैं आपके आंसर्स पढ़ूंगी, आप कैसे इंट्रो लिख रहे हो, फिर उसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल लेके। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने बोला इंट्रो इस तरीके से होना चाहिए कि क्वेश्चन गेस कर पाओ, बट मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को ही रिफ्रेम करके घुमा फिरा के इंट्रो में नहीं लिख रहे हो, वो फिर बेकार हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के इंट्रो में नहीं लिखना है, लेकिन इस तरीके से लिखना है कि क्वेश्चन क्या कोई भी पढ़ के गेस कर ले कि अच्छा ये क्वेश्चन तो पक्का इसके बारे में, यू गेटिंग इट। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी में क्या करते हो आप, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का जो डिमांड है वो एड्रेस करते हो। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आंसर राइटिंग इतना इजी नहीं है कि एक दिन में सब सीख जाओगे, राइट। और आंसर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इंट्रो और कंक्लूजन तो हम आज सीख रहे हैं। ये जो बॉडी है, जो मेन उसका डिमांड एड्रेस करने वाला होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए जब क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें कोर डिमांड क्या है और नॉन कोर डिमांड क्या है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के कोर और नॉन कोर डिमांड समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कंटेंट लिखना। आपको पता होना चाहिए कोर डिमांड में कैसे आपको कंटेंट बनाना है, नॉन कोर डिमांड में कैसे। ये सब मैं आपको डे 2 में सिखाऊंगी, ठीक है। और ये जो डिमांड पता चलता है ना कि क्या क्या कोर डिमांड है, ये हमें पता चलता है जब हमें डायरेक्टिव कीवर्ड्स का मतलब पता हो, कि जब क्वेश्चन में इवैल्यूएट लिखा है, जब क्वेश्चन में कॉन्ट्रास्ट लिखा है, जब क्वेश्चन में कंपेयर लिखा है, ऐसे करके बहुत सारे जो भी डायरेक्टिव कीवर्ड्स हैं वो एक तरह से हिंट है आपके लिए, ताकि आप कोर डिमांड समझ सको, राइट। और जो डिमांड एक बार आप समझ गए तो कंटेंट लिखने के लिए ज़रूरी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, तभी तो वेरियस पॉइंट्स लिख पाओगे, नहीं तो आपका कंटेंट में फिर तो वो एकदम नॉर्मल लगेगा। तो अगर ये वेरिएशन लाना है तो इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूरी है। तो ये दोनों हम लोग डे 2 में और ये हम क्लासेस के डे 3 में करेंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में हमेशा समझो कि हम कंक्लूजन में एक चीज़ याद रखना, कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। और कंक्लूजन में कभी भी मतलब इतना मेहनत से पूरा आंसर लिखे, इंट्रो बॉडी और सब चीज़ लिखे, कंक्लूजन में लास्ट में जो लिखे उसको समराइज मत कर देना कि हैंस दिस दिस दिस, वही जो लिखे हो वही सेम चीज़ लिख दिया। डोंट डू दैट। कंक्लूजन पता है बहुत ईजी है। कंक्लूजन में जो भी कीवर्ड रहेगा ना क्वेश्चन का, या जो क्वेश्चन जिसके बारे में, आपको बस या तो उसका रेलिवेंस या उसका सिग्निफिकेंस या फिर कोई भी गोल, विजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सब लिख देना उसमें, या फिर कोई कोट लिख सकता है। एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज क्वेश्चन है BR अम्बेडकर के ऊपर कि उस पर्सनालिटी के बारे में, उनके बारे में कुछ लिखो। तो आपने लिखा कुछ कुछ अच्छा, कुछ नेगेटिव, जो भी आपने एनालाइज किया, आपने उनके रोल के बारे में लिखा। एट द एंड कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल उनका रेलिवेंस लिख सकते हो कि जो भी आपने लिखा होगा एट द एंड लिखना कि उनके वजह से ही हमें सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, रिजर्वेशन, ये सब अभी देखने को मिल रहा है, राइट। उनका इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद कंक्लूजन में आप सिग्निफिकेंस जो मैं बोल रही हूँ वो उसका मतलब क्या है। सपोज क्वेश्चन है कि जो मॉडरेट्स हैं उनका जो भी रोल रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको इवैल्यूएट करो, ऐसा कुछ है। तो आपने उनके बारे में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ लिखा। कंक्लूजन में जाकर आप उनका ओवरऑल पॉजिटिव, मैंने बताया ना कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप उसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस लिख सकते हो कि ये जो मॉडरेट्स हैं, ये ही इन्हीं लोगों ने जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसका फाउंडेशन या फिर बेस जो होता है एक, वो बिल्ड किया है, राइट। उसके बाद कई बार क्वेश्चन में जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप गोल, विजन या SDG, ये सबसे ईजी वाला एकदम शॉर्टकट ट्रिक है कंक्लूजन लिखने का। सपोज क्वेश्चन है अर्बन फ्लडिंग के ऊपर कि अर्बन फ्लडिंग की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ दिया हुआ है लंबा चौड़ा। तो आप एंड में जो उसका कंक्लूजन लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो कि इस अर्बन फ्लडिंग को टैकल करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सही बनाना पड़ेगा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, राइट, सस्टेनेबल सिटीज़ बनाना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये सब SDG 11 से अलाइन होता है,
राइट या फिर ये सारे स्टेप हमें हेल्प करेगा टू अचीव SDG 11 दैट इज सस्टेनेबल सिटीज़। इतना लिख दोगे ना, बहुत आपको मतलब आपका कंक्लूजन ऐसा बेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? कोट जो मैं बोल रही हूँ कि कभी आप कंक्लूजन में कोई कोट भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि इंडिया का अप्रोच जो है इन एंश्योरिंग ग्लोबल पीस, राइट, कि वर्ल्ड में पीस रहे, स्टेबिलिटी रहे, तो उसमें जो इंडिया का अप्रोच है उसको आप डिस्कस करो। तो आप जो भी इंट्रोडक्शन बॉडी आपने लिखा, कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि इंडिया का जो अप्रोच है कि पहले बातचीत करना, राइट, डायलॉग। इंडिया का अप्रोच जो है कॉपरेशन का, सहयोग का, राइट। ये सारे जो भी अप्रोचेस हैं इंडिया का, इट विल हेल्प या इट अलाइंस विथ इंडिया का फिलॉसफी ऑफ वसुदैव कुटुंबकम। ऐसे अच्छे अच्छे कोड्स ये सब कुछ यूज़ कर लोगे और आपका कंक्लूजन बहुत ईजी, आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। यू गेटिंग इट? तो जिन लोगों ने भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है, आज आप ये वीडियो देख लो। कल 7 अगस्त को मैं आपको कुछ टास्क ग्रुप में दूंगी, दोनों इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी ग्रुप्स हैं और हिंदी मीडियम वाले, आप लोगों के सबके सारे ग्रुप्स में वो टास्क दे दिया जाएगा। और साथ में मैं कुछ नोट्स शेयर करूंगी, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो मैं आपको 8 यानी कि संडे को इवनिंग में एक मीट रखेंगे, उसमें आई टेल यू, ठीक है, कि उस प्रिंट आउट वो एक्चुअली कंक्लूजन है ये सब का प्रिंट आउट होगा। एंड 9th को डे 2 का सेकेंड वीडियो जो कि है डायरेक्टिव कीवर्ड्स को कैसे समझना है और उस अकॉर्डिंग आप डिमांड कैसे समझोगे और कैसे एड्रेस करोगे उसके ऊपर। यू गेटिंग इट? जिन लोगों ने भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है, बट अगर आपको ये डेमो वीडियो अच्छा लगा एंड अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प, तो आप आराम से ये आंसर राइटिंग वीडियो आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ 799 ओनली। एक दिन आप रेस्टोरेंट मत जाना, बट ओवरऑल आपको आई एम टेलिंग यू, ये जो आंसर राइटिंग का फियर है वो पूरा चला जाएगा। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप ऑलरेडी 1-2 बार मेंस लिख चुके हो बट फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं, आप सबके लिए ये ज़रूर हेल्पफुल होने वाला है। स्पेशली जो अभी मेंस भी दे रहे हैं ना, उन लोगों के लिए भी अगर आप ये रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज़ करोगे ना, तो आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग में अभी भी एग्जाम टाइम भी बहुत ईजी होगा। तो अगर कोई UPSC मेंस वाला आपका स्टूडेंट है, आपका कोई फ्रेंड है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो। उनके लिए मतलब उनसे मैं बात करूँगी, फिर अगर उनको ये टेम्पलेट्स या कुछ चाहिए तो मैं ऐसे भी प्रोवाइड करा दूँगी। ओके। एंड अगर किसी को मीडियम में इशू है तो जैसे मैं अभी समझा रही हूँ वैसे ही इंग्लिश मीडियम रहेगा। बाकी अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपका ग्रुप अलग है, इंग्लिश मीडियम के हो आपका ग्रुप अलग है, तो आपको ग्रुप में कोई इशू नहीं होगा। सेकेंड वीडियो 9th को है, तब तक आपके पास टाइम है, आप सोच लो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जितने भी प्रोसीजर है वो मेरे टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाई UPSC विद स्मृति में दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ जाकर या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हो, सारा डिटेल्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी स्टडिंग।